water which is coming into the chiller. चिलर में जो वाटर आ रहा है वहां से वो उसको हीट ऑब्जेक्टिव ऑफ द चिलर इज टू प्रोड्यूस अ चिल वाटर. मतलब एक नॉर्मल वाटर हमने कहीं पे दिया किसी एक मशीन के अंदर और वो मशीन क्या कर रहा है उस वाटर को का टेम्परेचर को डाउन कर देता है. दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ ए चिलर. ओके, दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ ए चिलर. सो यही इसका पर्पस है. और वही वाटर को हम सर्कुलेट करके वेदर वी कैन कूल एनी सिस्टम, वेदर वी कैन what we can do, we can just we can use that chill water to cool any system. We can use that chill water to take up to the AHU और वहां से फिर हम वाटर से एयर को कूल कर सकते हैं. सो डिफरेंट यूजेस हैं चिलर्स के. तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. यही चीज मैंने यहाँ पे पीपीटी में भी मेंशन किया है. और वो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर होने के दो तीन साइकिल्स हो सकते हैं. तो मेजर साइकिल दैट हम लोग HVAC के अंदर यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन के अंदर, that is your vapor compression refrigeration cycle या vapor absorption refrigeration cycle. ठीक है. So ये दो मेजर साइकिल्स हैं. Now let's move ahead and see the basic diagram. एक बेसिक लेआउट देखते हैं. हमने क्या किया, नॉर्मल इसके अंदर 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर इन किया. ये क्या है मेजर, ये जो साइकिल है दिस इज जस्ट अ वेपर कंप्रेशन साइकिल. वेपर कंप्रेशन साइकिल के अंदर क्या हो रहा कि चार मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज द इवेपोरेटर, one is the evaporator, the second one it is your expansion valve, third one it is your condenser, and the fourth one it is your it is the compressor. तो this is your evaporator. तो evaporator में क्या करेंगे कि हम एक वाटर का लाइन लेके जाएंगे, that is the normal water line. और इनिशियली यहाँ पे दिख रहा जो वैल्यू मैंने शो किया है, that is 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर इसके अंदर इन कर रहा, और इसके अंदर रेफ्रिजरेंट जो आ रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस का. तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा. और हीट ट्रांसफर का रूल ये कहता है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होता है. तो 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और इधर से 2 डिग्री सेल्सियस का रेफ्रिजरेंट है. इस साइकिल के अंदर रेफ्रिजरेंट जा रहा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, देयर विल बी हीट ट्रांसफर. और ये हीट ट्रांसफर होने से क्या होगा, इन दोनों के बीच में जब हीट ट्रांसफर होगा तो सिंस दिस वाटर, ये वाटर जो है एक हायर टेम्परेचर पे है और ये एक लो टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेंट, हीट ट्रांसफर का रूल यही कहता है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई से लो की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है. तो ये जो वाटर है अपना हीट रेफ्रिजरेंट को दे देगा. रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस हो गया और वाटर का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस पे आ गया. सो ये यही पर्पस था हमारा कि हम कैसे इस किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वाटर के टेम्परेचर को डाउन कर दें. यही साइकिल आपका कंटिन्यू चलने के बाद यू विल बी गेटिंग 5 डिग्री सेल्सियस वाटर एट दिस सप्लाई इक्विपमेंट एप्लीकेशन साइट, और हम 10 डिग्री सेल्सियस के वाटर को इन करेंगे. सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी चिलर सिस्टम. चिलर सिस्टम का यही ऑब्जेक्टिव है. अब ये रेफ्रिजरेंट को हम और कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर, प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा. लेट्स सी 8 डिग्री सेल्सियस से ये 70 डिग्री सेल्सियस पे आ गया. अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाहर से एयर ले रहे हैं वो 32 डिग्री सेल्सियस पे. तो डेफिनेटली अब यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज्यादा है और आउटसाइड एयर की टेम्परेचर कम है. सो अब ये रेफ्रिजरेंट अपना हीट किसे देगा, एयर को देगा. सो फ्रॉम 32 से ये 42 डिग्री सेल्सियस पे आ गया. यही जो हॉट एयर है जो मुझे हमें अपने एसी या रेफ्रिजरेटर के बाहर में जो कंडेंसर के बाहर मिलता है, दैट इज दिस पर्टिकुलर, यही हॉट एयर है. इसके बाद इसी रेफ्रिजरेंट को हमने क्या किया, एक्सपेंड किया. एक्सपेंड करने से क्या हुआ, टेम्परेचर में भी डाउन हुआ और प्रेशर में भी डाउन हुआ, और यहाँ पे ये 47 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस पे वापस आ गया और फिर ये साइकिल कंटिन्यू हो गया. सो यही साइकिल को हम कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. और इसी साइकिल से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि वाटर के टेम्परेचर को कंटिन्यूसली डाउन रखना, और उस जो टेम्परेचर डाउन किया, जो चिल वाटर हमने प्रोड्यूस किया है, उस वाटर से हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ट्राई टू यूज दैट वाटर टू कूल एनी पर्टिकुलर मशीन. किसी पर्टिकुलर मशीन को हम कूल कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर डिवाइस में ले जाके, जैसे AHU के अंदर, एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर ले जाके वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उस ठंडे पानी से फिर हम एयर को कूल कर लेंगे. तो ये हमारा चिलर हो गया. लेट्स मूव क्विकली, आगे मूव करते हैं और लेट्स सी कि क्लासिफिकेशन ऑफ चिलर्स बेस्ड अपॉन द रेफ्रिजरेशन साइकिल. अभी जैसे मैंने डिस्कस किया रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में, दो तरीके का रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है. एक साइकिल होता है VCRS, जिसे हम कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एंड द सेकंड वन दैट वी हैव, दैट इज आवर VARS, दैट इज योर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन चिलर्स, दैट इज योर VAM चिलर्स. तो वेपर कंप्रेशन में आप देखें VCRS साइकिल में क्या है, इवेपोरेटर है, कंप्रेसर है, कंडेंसर and expansion valve is there along with the cooling tower. Cooling tower will be there only when जब हमारा
चिलर जो है वो वाटर कूल चिलर होगा। सेकंड जो टाइप है दैट बेस्ड अपॉन द रेफ्रिजरेशन साइकिल, दैट इज अवर वैम चिलर्स, वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर as you can see there are four major components, that is generator is there, condenser is there, evaporator is there and absorber is there। इसी से हम क्या करते हैं, वाटर के टेम्परेचर को डाउन करते हैं, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। जनरली जो है यू विल फाइंड फॉर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के लिए आपको मैक्सिमम जगह पे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल ही दिखेगा। वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल nowadays it is being used। okay, let's move ahead and अब classification of chillers based upon the mode by which the condenser is being cooled। condenser हम जैसे cool करते हैं, condenser को cool करने का दो तरीका हो सकता है। The first one, it is the air cooled chiller। Air cooled chiller, you can easily visualize, those who are from the industry they can visualize this, that the machine will come in a compact box जहाँ पे क्या होगा, every equipment will come inside a compact box और उसके अंदर इस तरह का साइकिल होगा। ये इवेपोरेटर है, कंप्रेसर है, एक्सपेंशन वाल्व, और ये जो हीट एक्सचेंजर हमने लगाया है, कंडेंसर जो लगाया है, दैट विल बी प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। ये यहाँ पे पीएचई शो हो रहा है, दैट इज अ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। एंड अबव दैट द फैंस आर देयर, जो फैंस क्या कर रहा है, बाहर से एयर को सक कर रहा है, कंडेंसर के ऊपर थ्रो कर रहा है, एंड इट इज टेकिंग द हीट ऑफ द रेफ्रिजरेंट एंड देन एग्जॉस्टिंग द हीट। तो ये हमारा जो पर्पज है दैट इज द एयर कूल्ड चिलर का हो गया। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द वाटर कूल्ड चिलर। वाटर कूल्ड चिलर के केस में क्या होता है, आपको जो मेजर कंपोनेंट्स है, सारे कंपोनेंट्स ओपन टाइप में मिलेंगे। कंडेंसर है, कंप्रेसर है, कंप्रेसर एंड एक्सपेंशन वाल्व, ऑल द इक्विपमेंट्स विल कम्स इन ओपन टाइप मोड। सब ओपन टाइप में होंगे और ओपन टाइप में होने के कारण इसे इसे इट इज नॉट नेसेसरी फॉर दिस वाटर कूल्ड चिलर, ये नेसेसरी नहीं है कि हम इसे रूफ पे ही प्लेस करें। जैसे कि एयर कूल्ड चिलर के अंदर ये नेसेसरी कंडीशन है कि आपको ये ओपन टू एयर में रखना है, बट वाटर कूल्ड चिलर को आप बेसमेंट के अंदर भी रख सकते हैं, बिकॉज इसके कंडेंसर को कूल करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए जो कूलिंग टावर से आएगा, और इसे कूल करने के लिए हमें एयर चाहिए जो हम एम्बियंट से लेंगे। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो यही साइकिल है जहाँ पे हम इसके कंडेंसर को कूल करने से ये क्या ले रहे हैं, कूलिंग टावर से वाटर ले रहे हैं, और यहाँ पे इसके कंडेंसर को कूल करने के लिए क्या किया हमने, फैन लगाया जो दैट इज टेकिंग एयर फ्रॉम द आउटसाइड, वहां से एयर को ले रहा है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड and see that the classification of chillers based upon the type of compressor। कंप्रेसर के बेसिस पे हम किस तरीके से चिलर्स को क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो है दैट इज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कंप्रेसर का टाइप है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करेंगे, तो वो चिलर हमारे लिए क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जो इस तरीके से होगा जिसके अंदर पिस्टन है, सिलेंडर है, क्रैंकशाफ्ट है। इसका ऐसा एक सेक्शनल व्यू मैंने यहाँ पे शो किया है, जहाँ पे क्या है कि एक तरफ से रेफ्रिजरेंट इन करेगा, एक तरफ से रेफ्रिजरेंट आउट हो जाएगा। So that is the reciprocating compressor। Now the second one that we have, that is the screw compressor। स्क्रू कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, ये ट्विन स्क्रू दिख रहा है आपको, ये दोनों स्क्रू टाइप में, एंड इन बिटवीन दैट इसके बीच में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को हम कंप्रेस करते हैं, तो दैट इज द ट्विन कंप्रेसर टाइप। थर्ड वन इट इज द स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर कैसा होता है, ये लेट्स सी। यहाँ पे ये स्क्रॉल बेस्ड कंप्रेसर और इसके बीच में रेफ्रिजरेंट इंसर्ट होता है, और ये क्या होता है, यहाँ से ये कंप्रेस्ड होता है, तो दैट इज द स्क्रॉल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज आल्सो देयर, जिसकी सीओपी हाई है एज कंपेयर टू द स्क्रॉल एंड स्क्रू कंप्रेसर। एंड कंस्ट्रक्शन वाइज ये सेक्शनल व्यू मैंने शो किया है। Let's move ahead and see the last type of compressor that we have, that is the magnetic compressor। ये बहुत important है because magnetic compressor क्या होता है, it is very compact in structure and very high efficiency as compared to the other। मतलब इसकी efficiency water cooled screw chiller से, water cooled centrifugal chiller से बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो magnetic compressors में जो दो तीन important चीज है जिसको मैंने इसमें highlight किया है। द फर्स्ट वन, कि ये एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, एंड इन दिस व्हाट एग्जैक्टली हैपन कि बेस्ड अपॉन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के कारण क्या हो जाएगा, कंप्रेशन का प्रोसेस होगा। सो इट इज एन ऑयल फ्री कंप्रेसर। इसके अंदर कोई भी ऑयल आपको इंसर्ट नहीं करना, लुब्रिकेशन ऑयल, दैट इज वन बेनिफिट। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, जो इसके अंदर मोटर है
वो that is a permanent magnet type and synchronous motor. 2 stage compression है, 2 stage में इसमें compression हो जाता है, so that will increase the compression ratio also. So this is one of the more benefits. So अभी जो भी हमने compressor के type देखे, basically 5 major compressors यही है जो आपके chillers में use होंगे. First one it is the reciprocating, second one it is your scroll compressor, centrifugal compressor and magnetic compressor. Let's see. अब इसी पे जो chillers हमारे निकल गए हैं. So first type of chiller, it is your air-cooled scroll chiller. Then air-cooled screw chiller is there. Then water-cooled screw chiller is there. Water-cooled centrifugal chiller and water-cooled magnetic chiller. So major जो 5 type के chillers आपको मिलेंगे इंडस्ट्री के अंदर, that is these types of chillers. Generally water-cooled scroll भी आता है. Water-cooled scroll chillers is also there. बट वो मतलब मोस्ट जो कॉमन है 5 कॉमन टाइप्स ऑफ चिलर्स दैट वी कैन हैव, ये हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, अब इसके परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे, इसे कैसे सेलेक्ट करेंगे, दैट हम आगे अभी इस वेबिनार के अंदर देखेंगे. ओके, यू कैन आस्क योर doubts also. Those who are facing some connectivity issues, you can check with your internet, because I think I'm audible to everyone. Okay, details required to select. Yes. Yes, one question. Yes, this sir. magnetic compressor can be used for air-cooled chiller also, because the lift is very less in magnetic chiller, na? It is used for air-cooled also. That is what you want to ask, sir? Yeah, right. Yes, sir. देखिए अभी रिसेंटली कुछ 1-2 कंपनीज ने, वोल्टास ने एक लॉन्च किया है एयर-कूल्ड मैग्नेटिक चिलर्स आल्सो. बट यहाँ पे जो मैंने लास्ट पीपीटी में शो किया, ये 4-5 कॉमन टाइप्स ऑफ चिलर्स है. बट डेफिनेटली रिसर्च इज गोइंग ऑन दैट हाउ द एयर-कूल्ड मैग्नेटिक चिलर्स. So as of now, it is not very much common. Only one of the brand is just have just tried it. So it is not very common in installation. जो भी हमारे इंडस्ट्री से हैं, they can easily observe कि आपको इसी 5 तरह का चिलर्स most commonly 99% places पे आपको ये मिलेगा. Air-cooled centrifugal chillers is also some of the companies are trying to manufacture, but it is still not common. ठीक है, try to select the air-cooled chiller. फर्स्ट वन जो है हमें कूलिंग कैपेसिटी बताना होगा. दैट इज आवर वी कैन डिफाइन दैट इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, टीआर और किलोवाट. सेकंड जो हमें बताना होगा, दैट इज द चिल वाटर सप्लाई टेम्परेचर. इट इज एज पर व्हाट, दिस इज एज पर HRI 550-590 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये है. और इसका जो वैल्यू होता है वो 44 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर डिग्री सेल्सियस में करें, सो इट विल बी 6.67 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑलमोस्ट 7 डिग्री सेल्सियस का वाटर है. थर्ड डिटेल जो हमें रिक्वायर्ड होता है किसी भी चिलर को, एयर-कूल्ड चिलर को सेलेक्ट करने के लिए, दैट इज द चिल वाटर रिटर्न टेम्परेचर. हम क्या रखते हैं, चिल वाटर रिटर्न टेम्परेचर जो हम रखते हैं, दैट इज 54 डिग्री फ़ारेनहाइट. और ये जो वैल्यू है, दिस इज एज पर HRI 550-590 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग. ठीक है, नेक्स्ट वन वी कैन हैव दैट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर. कि आपको बताना होगा कि बाहर में मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है. ये एयर-कूल्ड चिलर के कंटेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं. That is the maximum outside temperature. उसके बाद compressor type you need to define कि आपका compressor type किस तरीके का है, whether it is a scroll compressor, screw compressor, centrifugal, magnetic and reciprocating. So compressor का type we need to define कि हमें किस तरह का compressor इसके अंदर चाहिए. Types of evaporator बताना है और condenser बताना है कि whether it is saline tube, tube in tube, flooded, all these things that we need to specify. Okay. Now the next one, that is the power requirement. So power requirement, it will be we need to define as per, that is whether it is in 3 phase or single phase. Generally chillers जो है वो 3 phase में आएंगे, but power requirements में एक और चीज है important, that is आपको you need to define your voltage rating, whether it is 415 volt, 430 volt और 390, और frequency भी हमें define करना होगा, जो कि that is 50 hertz और 60 hertz में है. तो ये कुछ important चीज है, important points है that we need to check for the power requirements. Accordingly the chiller selection will be done. Next one is the falling factor at evaporator side. Falling factor क्या है, एक ऐसा factor है जो continuous water
सर्कुलेशन के कारण क्या होता है, डेवलप हो जाता है, मतलब एक स्केल फॉर्मेशन होने लगता है हमारे हीट एक्सचेंजर में, वेदर इट इज सेलेंट ट्यूब, ट्यूबिन ट्यूब और फ्लडेड। और उसके कारण क्या होता है, फॉलिंग फैक्टर के कारण होता है कि हमारा जो है चिलर की परफॉर्मेंस इफिशिएंसी घट जाती है और पावर कंजम्पशन बढ़ जाती है। सो दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ फैक्टर। तो ये फॉलिंग फैक्टर जो है इट इज फॉर द वाटर क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। द पुअरर द वाटर क्वालिटी द मोर फॉलिंग फैक्टर वी हैव। जनरली जो है वो 3% का इफिशिएंसी में रिडक्शन है एंड 2% का पावर कंजम्पशन में इंक्रीज है। तो ये हमारा हो गया एयर कूल्ड चिलर के लिए। अब अगर हम वाटर कूल्ड चिलर सेलेक्ट करेंगे तो एवरीथिंग इज सेम, बट वहां पे एयर कूल्ड चिलर में क्या था, कंडेंसर को हम से कूल कर रहे थे, यहाँ कंडेंसर को हम वाटर से कूल कर रहे थे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आएगा, ये सारी चीजें सेम रहेगी। एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी, चिल वाटर सप्लाई, चिल वाटर रिटर्न टेम्परेचर, देन कंडेंसर वाटर इनलेट टेम्परेचर। सो ये जो है कंडेंसर वाटर इनलेट टेम्परेचर, ये 85 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो हमें कूलिंग टावर से मिलेगा। कंडेंसर वाटर आउटलेट टेम्परेचर क्या है, दैट इज योर 94.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हम कूलिंग टावर को देंगे एंड कूलिंग टावर यहाँ से हीट को रिलीज करेगा एंड फ्रॉम देयर वी विल बी गेटिंग द वैल्यू। वहां से फिर हम वाटर को कूल करेंगे, फिर वापस वो वाटर को लेके आएंगे अपने कंडेंसर में, फिर कंडेंसर को कूल करेंगे। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो ये चारों जो टेम्परेचर है दैट इज एज पर AHRI 550 590 स्टैंडर्ड। कंप्रेसर का टाइप आपको डिफाइन करना होगा, इवेपोरेटर और कंडेंसर आपको बताना होगा किस तरीके का। पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से एयर कूल्ड चिलर्स के जैसा। फॉलिंग फैक्टर वहां पे इवेपोरेटर साइड था, यहाँ पे इवेपोरेटर और कंडेंसर दोनों के साइड में। क्यों? क्योंकि वाटर का जो सर्कुलेशन है वो दोनों साइड हो रहा है, वो इवेपोरेटर साइड भी हो रहा है और कंडेंसर साइड भी हो रहा है। ठीक है। वेयर एयर कूल्ड चिलर इज प्रिफर्ड, हम कहाँ पे एयर कूल्ड चिलर को प्रिफर करेंगे? तो जनरली अगर हम देखा जाए तो जहाँ पे स्पेस का कंस्ट्रेंट है, हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम कूलिंग टावर लगा सकें, कंडेंसर पंप लगा सके, कंडेंसर पाइपिंग कर सके, मेगा वाटर टैंक लगा सके, सो देयर एयर कूल्ड चिलर विल बी प्रिफर्ड। दूसरी जगह वहां पे जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वाटर की कमी है, तो वी कांट अफोर्ड कि हमें कंटिन्यूअसली वाटर मिल सके, तो वी विल यूज एयर कूल्ड चिलर देयर, वी विल प्रिफर एयर कूल्ड चिलर देयर। थर्ड वन, वाटर तो है बट वाटर की क्वालिटी खराब है, सो दैट इज द पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर। जहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर है, सो देयर वी कैन गो विद द एयर कूल्ड चिलर, वो हम एयर कूल्ड चिलर के साथ गो थ्रू कर सकते हैं। आउटसाइड अगर ह्यूमिड कंडीशन है, मतलब कि जनरली कोस्टल रीजन्स में वहां पे, तो वहां पे क्या होगा कि वी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट अवॉइड द वाटर इन द सिस्टम। तो वाटर, अब इवेपोरेटर के साइड तो वाटर आएगा ही आएगा क्योंकि हमें चिल वाटर प्रोड्यूस करना है, बट कंडेंसर के साइड को हम अवॉइड कर सकते हैं। वहां पे हम क्या दे सकते हैं, एयर कूल्ड सिस्टम ले सकते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा कि वहां पे कोरोजन के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। और वी हैव टू यूज अ DCC कोटिंग ऑल्सो, हमें कंडेंसर कॉइल या इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर हमें क्या करना होगा, एक एंटी कोरोसिव कोटिंग करना होगा। जिससे क्या होगा, एंटी कोरोसिव कोटिंग से क्या होगा कि इट विल जस्ट रिड्यूस द कोरोजन लेवल, और वही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। स्मॉलर कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे छोटे छोटे चिलर्स की रिक्वायरमेंट है वहां पे हम एयर कूल्ड सिस्टम को प्रिफर करेंगे। जैसे कि मतलब इट इज नॉट यूज कि आप 3000 टन, 4000 टन या 10,000 टन के इंस्टॉलेशन है, तो वहां पे ऐसा नहीं कि हम एयर कूल्ड सिस्टम को प्रिफर कर लेंगे। एट दैट देयर विल बी गोइंग विद द वाटर कूल्ड चिलर्स। अब देखते हैं वाटर कूल्ड चिलर को कहाँ प्रेफर किया जाता है। जस्ट उसका अपोजिट होगा, जहाँ पे स्पेस की अवेलेबिलिटी है, कि मतलब वी हैव ए स्पेस फॉर चिलर आल्सो, वी हैव ए स्पेस फॉर कूलिंग टावर आल्सो, वी हैव ए स्पेस फॉर मेकअप वाटर टैंक आल्सो। तो इन सब चीजों के लिए जहाँ पे स्पेस की अवेलेबिलिटी है, तो वहां पे हम बहुत आसानी से ये यूज करेंगे और यही प्रेफर भी किया जाएगा एट दैट प्लेसेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी हो जहाँ पे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वाटर कूल्ड चिलर प्रेफर करेंगे। गुड क्वालिटी ऑफ वाटर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है वाटर की। ड्राई कंडीशन आउटसाइड, आउटसाइड जो है, आउटसाइड एयर जो है वो ड्राई है, तो कोरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं। और हायर कैपेसिटीज रिक्वायर्ड, जहाँ पे 2000 टन, 4000 टन, 10,000 टन, कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट है। सो देयर वुड बी प्रिफरिंग द वाटर कूल्ड चिलर, वहां पे हम वाटर कूल्ड चिलर को प्रिफर करेंगे। अब आते हैं कुछ आगे इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कस करते हैं। लेट अस सी दिस के वाटर की, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग आज के वेबिनार में जुड़े हुए हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि क्या हम वाटर की क्वालिटी हम कैसे मेंटेन करते हैं और किस तरह का वाटर, जो रिकमेंडेड वाटर है उसके लिए हम क्या करें, उसका सॉफ्टनेस और हार्डनेस टेस्ट करेंगे और कुछ
पैरामीटर्स है जो हमें इसी रेंज के अंदर चाहिए, दैट इज सॉफ्ट एंड अनकंटामिनेटेड वाटर शैल बी प्रोवाइडेड। एक तो सॉफ्ट वाटर होना चाहिए और अनकंटामिनेटेड मतलब उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट जो है ये हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड है कि pH 25 डिग्री सेल्सियस पे ये होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ये है, अल्कलिनिटी ये है, क्लोराइड ये है, टोटल हार्डनेस, COD, BOD, turbidity, hardness, so all these details the chiller जो water है it should be within this particular range, यही particular range के अंदर होने चाहिए, तभी हमारा जो सिस्टम है वो बहुत effectively वर्क करेगा। Now let's move ahead, और इसके आगे हम देखते हैं कि हम जनरली हम चिलर्स इंस्टॉल कर देते हैं, बट क्लाइंट हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस पुट ऑन करता है कि हम कैसे समझ पाएंगे कौन सा चिलर हमारे लिए बेहतर है, कौन सा चिलर कम पावर कंज्यूम करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्लाइंट के एंड से बहुत आती है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीइंग ए इंजीनियर और बीइंग ए HVAC इंजीनियर हम फील करते हैं कि पावर कंजम्पशन पे बहुत डिस्कशन होता है। तो इसी तरीके से हम किसी भी चिलर के परफॉर्मेंस को कैसे जज कर सकते हैं, पहला क्या COP है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये हम कैसे निकालते हैं, ये ऐसे निकालते हैं, COP क्या होता है, डिजायर्ड आउटपुट को डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो आउटपुट यहाँ पे क्या है, दैट इज द कूलिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड, जो हमारी कूलिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड है वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट हो, और वर्क इनपुट क्या है, जो हम टोटल पावर दे रहे हैं। अब एयर कूल्ड चिलर के केस में टोटल पावर क्या हो जाएगा, कंप्रेसर का पावर प्लस कंडेंसर पावर, बट वाटर कूल्ड चिलर के केस में क्या होगा, टोटल पावर इट विल बी योर कंप्रेसर पावर इटसेल्फ। तो कूलिंग कैपेसिटी को भी हम किलोवाट में रखेंगे, टोटल पावर इनपुट है वो भी किलोवाट में होगा, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें एक मशीन का COP मिल जाएगा, और जितना ज्यादा COP होगा द बेटर विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन का परफॉर्मेंस वो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा जो है दैट इज योर IKW पर TR, दैट इज योर इनपुट किलोवाट पर टन। पर टन पे वो कितना पावर कंज्यूम करता है, तो ये इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ एक टन में ये इतना पावर कंज्यूम करना, तो अकॉर्डिंगली वी विल गेट एन आइडिया कि पूरे मशीन का जो एक टोटल पावर है उसको अगर उसकी कूलिंग कैपेसिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो फ्रॉम देयर काइंडली म्यूट योर डिवाइसेस मिस्टर विनय कुमार। Those who have joined just now, just mute your devices so that it will not disturb others. Okay. So IKW per TR निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल पावर जो है हमारा, टोटल पावर इनपुट ये किलोवाट में, और कूलिंग कैपेसिटी हम लेते हैं, कूलिंग कैपेसिटी जो होगा इट विल बी नॉट इन TR, इट विल नॉट बी इन किलोवाट, ये किलोवाट में नहीं होगा, ये TR में होगा। ओके, दिस वन इट इज नॉट इन TR, इट विल बी इन किलोवाट में नहीं होगा, इट विल बी इन TR। ओके, इट विल बी इन TR में ये होगा। फिर से लिख देता हूँ, दिस वन इट इज नॉट इन, so just assume this value it is in TR, terms of refrigeration। so total power input जो है वो कूलिंग कैपेसिटी कितना TR में चाहिए, that is what it is your IKW per TR, इसे हम IKW per TR कहते हैं। उसके बाद जो है IPLV क्या होता है, इंटीग्रेटेड पार्ट लोड वैल्यू, और NPLV क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड पार्ट लोड वैल्यू। अब हमारा जो मशीन है वो हमेशा फुल लोड पे नहीं चलेगा, some of the machine will run on the part load also। तो पार्ट लोड पे क्या परफॉर्मेंस होगा, और अलग अलग लोड कंडीशन पे, फॉर एग्जांपल जैसे 100% लोड पे क्या हमारा परफॉर्मेंस है, 75% लोड पे, 50% लोड पे, और 25% लोड पे। तो अलग अलग लोड पे अगर हम COP निकालते हैं उसके बाद उन सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, तब जो हमें वैल्यू मिलेगा दैट इज आवर इंटीग्रेटेड पार्ट लोड वैल्यू, जिसे हम IPLV कहते हैं। और ये जो IPLV है वो स्टैंडर्ड IPLV पे ही जब हमने डिस्कशन किया, तो IPLV को यहाँ पे कवर अप करते हैं कि IPLV क्या होता है। IPLV जो है दैट इज जैसे हम किसी 100% लोड पे COP हमने निकाला, फिर 75 पे निकाला, फिर 50 पे निकाला, फिर 25 पे निकाला,
क्योंकि हम मशीन हमारा हमेशा 100% लोड पे तो नहीं चलेगा। जैसे जैसे एयर कूल्ड चिलर के केस में जैसे जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर डाउन होता जाएगा तो हमारी जो पावर कंजम्पशन है वो कम होता जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग सीओपी भी चेंज हो जाएगा। तो इसी चीज को क्या किया गया, कुछ यूरोप के और यूएसए के कुछ शहर के ऊपर एक सर्वे किया गया कि आउटसाइड कंडीशन क्या है और अकॉर्डिंगली हमारा जो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द सीओपी। तो दैट इज बेस्ड अपॉन दैट सर्वे ये क्या बताया गया कि परसेंटेज ऑफ लोड हमारा अगर 100% है और बाहर का कंडीशन, एयर कूल्ड चिलर के केस में एम्बिएंट टेम्परेचर देखेंगे और वाटर कूल्ड चिलर के केस में कंडेंसर वाटर इनलेट लेंगे। तो ये एजम्पशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड दोनों के लिए एज पर AHRI 550 590 स्टैंडर्ड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये 100 डिग्री सॉरी 100 डिग्री 100% मेरा लोड है और एम्बिएंट टेम्परेचर अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये दोनों कंडीशन कि लोड हमारा 100% हो और एम्बिएंट टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो ऐसा कंडीशन पूरे साल में जो है दैट इज 1%। सो व्हाट डज इट मीन कि पूरे साल में ऐसा कंडीशन एक ही 1% आता है। 1% ऑफ व्हाट? टोटल आवर्स का 1%। तो टोटल आवर्स कितना है? 8760 आवर्स है। तो 8760 आवर्स में का 1% निकालेंगे तो इट इज 87.6 आवर। तो सिर्फ और सिर्फ पूरे साल में क्या होता है, 87.6 आवर्स ही ऐसा है कि हमारा जो लोड है वो 100% पे आ जाता है। और जब ये 100% पे लोड है और ये एम्बिएंट 95 है, तो वैसा कंडीशन पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 1% होता है और उस समय हमारे मशीन की सीओपी क्या होती है? ए होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ए एज्यूम किया। सेम अब इसी केस को हम आगे देखते हैं कि अगर हमारा मशीन का लोड जो है वो 75% पे है और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एम्बिएंट टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ऐसा कंडीशन मेरे पूरे ओवरऑल आवर्स ऑफ अकरेंस का ये 42% होता है। फिर 50 पे भी निकाला, फिर 25 पे और सब पे मैंने सीओपी लिख दिया ABCD। अब हमें ऑब्जर्व ये करना है कि हमारा जो मशीन है वो मैक्सिमम टाइम पार्ट लोड पे चलता है, दैट इज 75 डिग्री पर 75% और 50%, इसी पे हमारा मशीन मैक्सिमम टाइम चलता है। एज वी कैन सी 87% जो है वो पार्ट लोड पे चलता है, इसलिए पार्ट लोड का परफॉर्मेंस हमारे लिए बेहतर है। पार्ट लोड के परफॉर्मेंस से ही हम किसी दो चिलर को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक मशीन है जो फुल लोड पे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, एक मशीन है जो पार्ट लोड परफॉर्मेंस दे रहा है। तो बीइंग HVAC इंजीनियर हम उस चिलर को चूज करेंगे जो पार्ट लोड पे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि मशीन जो है हमारा वो पार्ट लोड पे ही चलेगा। ठीक है, ये मैंने एयर कूल्ड के कंपैरिजन से बताया। सेम थिंग अगर वाटर कूल्ड से लेंगे तो ये 80 इस तरह का टेम्परेचर होगा, कंडेंसर वाटर इनलेट टेम्परेचर जो हम कूलिंग से ले रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा सीओपी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि ये जो रेशियो है 95 80 65 और 55 या 85 75 65 65, ये जो वैल्यू है दिस इज एज पर AHRI 550 590 स्टैंडर्ड। AHRI 550 590 स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग। अगर इसी इसी कैलकुलेशन को, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया, इफ द सेम कैलकुलेशन। अच्छा, IPLV हम कैसे निकालेंगे? ये जो सीओपी का वैल्यू आ रहा है हमारा, इसको हम आवर्स ऑफ अकरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1% व्हाट डज इट मीन? 1/100 इट विल बी 0.01 A ये आ गया, और 42% मतलब 0.42 B, 0.45 C एंड 0.12 T। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ गया? IPLV इंटीग्रेटेड पार्ट लोड वैल्यू। अगर सेम कैलकुलेशन को हम साइड कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे, सो दैट विल बी आवर NPLV। वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? NPLV हो जाएगा एंड इट विल बी एज पर द साइड कंडीशन। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? साइड कंडीशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये जो जो भी मैंने वैल्यूज इसके अंदर ली है, दैट इज वेदर इट इज फॉर द एम्बिएंट टेम्परेचर और इट इज फॉर द कंडेंसर वाटर इनलेट टेम्परेचर, ये सारे वैल्यूज जो है वो एज पर AHRI 550 590 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। अगर NPLV का हमें कैलकुलेशन करना है तो सेम कैलकुलेशन सेम फॉर्मूला विल बी देयर। ये आवर्स ऑफ अकरेंस को हमें इसी कांस्टेंट रखना, और यहाँ पे जिस रेशियो से टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट किया गया उसी रेशियो से हम टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली के केस में एम्बिएंट टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 110 लिखेंगे, उससे 15 माइनस करेंगे, फिर 15 करेंगे माइनस, फिर 10 करेंगे, उसी रेशियो में रखेंगे। बट ये आवर्स ऑफ अकरेंस को हम क्या रखेंगे? इट विल बी सेम, मतलब यही वैल्यू लेंगे 1%, 42%, 45% और 12%। वाई? बिकॉज दिस इज एज पर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ओके,
लेट्स मूव अहेड एंड सी द चिलर सिलेक्शन प्रोसेस। हम किसी भी चिलर को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा Sir, प्रोसेस I को have हम one ऑब्जर्व। question. यस सर, बताएं। Sir, while considering IPLV and NPLV, why we are not considering relative humidity? ह्यूमिडिटी का रोल अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आईपीएलवी जो है ये पावर कंजम्पशन से रिलेटेड है। मशीन की सीओपी जो है वो कूलिंग कैपेसिटी बाय टोटल पावर इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आईपीएलवी और एनपीएलवी में टेम्परेचर का ही रोल है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मशीन का पावर कंजम्पशन चेंज हो रहा है। और यहाँ पे जो मैं मशीन की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ चिलर की बात कर रहा हूँ। तो दैट्स वाई द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डज नॉट कम्स इन प्ले इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। ये जो कैलकुलेशन है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी है। और जब टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे टोटल पावर में चेंजेज आ जाता है। टोटल पावर में चेंज आता है तो सीओपी चेंज होता है, सीओपी चेंज होता है गया कि अगर कहीं पे एक एयर कूल्ड चिलर को इंस्टॉल किया गया, मशीन हमारा 100% लोड पे चल रहा है। मतलब क्या है, अगर 100 टीआर का मशीन है तो हमें 100 टीआर ही चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। तो मशीन इज रनिंग ऑन ए फुल लोड, दैट इज वन क्राइटेरिया। एंड सेकंड क्राइटेरिया ये है कि हमने ये एज्यूम किया है एक एम्बिएंट कंडीशन को कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बाहर का कंडीशन जो है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ऐसा कंडीशन 100% लोड और बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ऐसा कंडीशन पूरे साल में कितना नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑकरेंस का वो कितना परसेंटेज होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए, 24 इंटू 365 अगर हम करेंगे इट विल बी 8760 आवर्स है। तो 8760 आवर्स में से 1% निकालेंगे तो इट विल बी 87.6 आवर। तो ये जो कंडीशन है एम्बिएंट कंडीशन, ये कंडीशन एक स्टैंडर्ड कंडीशन लिया गया है कि मिनिमम जो मैक्सिमम टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब के 35 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम बाहर के टेम्परेचर हमारा डेफिनेटली वो 95 डिग्री हमेशा तो नहीं होगा, इट विल कम डाउन विद द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कभी आज मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ और है, मिनिमम कुछ और है, तो ये टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होगा वैसे वैसे एयर कूल्ड चिलर के केस में क्या होगा, कंप्रेसर पावर इनपुट कम होता जाएगा जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर डाउन होगा। तो ये एक एज्यूम किया गया है कि सपोज बाहर का कंडीशन 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है और मशीन अब मेरा 75% लोड पे चल रहा है, वैसा आवाज जो है वो 42% है। फिर मशीन फिर एम्बिएंट टेम्परेचर को फिर 10 डिग्री पे डाउन किया। ये सारा जो कंडीशन है दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक एजम्पशन किया गया कि मैक्सिमम कंडीशन 95 लिया गया, फिर उसके बाद एक इंटरवल पे हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड किए। इज दिस क्लियर सर? Can you listen me? यस यस Sir, in this figure you are showing that percentage load, meaning 175 like this, and also occurrence also here. But can you calculate at any percentage of load or any percent of occurrence for the COP at any temperature? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी क्वेरी, इसको मैं समझ गया। देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये होता है कि आपने जो पूछा है कि 100% लोड पे, 75% लोड पे, 50% पे और 25% पे ही क्यों दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि बाकी लोड पे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए वी विल गो 42%, 45% और 12% लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे चाहिए तो दैट वी कैन आस्क द मैन्युफैक्चरर कि मुझे जो है वो 60% लोड पे चाहिए, तो 60% लोड के ऊपर हमारा आवर्स ऑफ ऑकरेंस क्या होगा, दैट इट कैन बी कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट किया जा सकता है। बट आईपीएलवी के केस में ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि 100% लोड, 75% लोड, 50% लोड और 25% लोड पे कैलकुलेट किया जा रहा है, और ये एम्बिएंट टेम्परेचर लिया जा रहा है आईपीएलवी के केस में। कि हम एयर कूल्ड चिलर के केस में एम्बिएंट टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ले रहे हैं और उसके बाद हम 15 डिग्री हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने 10 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने 10 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया। तो ये जो है टेम्परेचर, दिस इज फॉर द एयर कूल्ड चिलर एंड दिस इज फॉर द वाटर कूल्ड चिलर, जो हम 85 डिग्री कंडेंस कूलिंग टावर से जो वाटर ले रहे हैं वो वाला वाटर है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आईपीएलवी होगा। Yes, sir, it's okay, but sir, I'm asking that it's okay. Meaning, I'm asking that do you have any formula to find this COP at any percentage of load, any percentage of hour of occurrence, and any temperature? I got your point. COP निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, the formula that we have to calculate the COP, it is our total cooling capacity required by total power input. तो अगर मुझे COP 100% पे निकालना है तो हमें क्या करना होगा, टोटल कूलिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड एट 100%,
डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट एट 100%। अब अगर मुझे 60% पे निकालना है तो हम COP एट 60% निकालना है, तो इसका मतलब मुझे कूलिंग कैपेसिटी 60% पे चाहिए। तो ये तो आसानी से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 TR का चिलर है तो कूलिंग कैपेसिटी एट 60%, व्हाट डज इट मीन, वो 60 TR हो जाएगा। लेकिन टोटल पावर इनपुट जो 60% पे चाहिए था हमें, वो पावर हमें कौन बताएगा? चिलर का मैन्युफैक्चरर बताएगा कि हम इस, अगर हमारा जो कंप्रेसर है वो 60% लोड पे चल रहा है तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो हम 60% पे भी निकाल सकते हैं अगर हमें, आप इस फॉर्मूले को देखें, दिस फॉर्मूला कूलिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड इन किलोवाट बाय टोटल पावर इनपुट इन किलोवाट। तो ये वैल्यू मुझे COP अगर 60% पे निकालना है तो कूलिंग कैपेसिटी 60% और टोटल पावर इनपुट का भी हमें 60% निकालना होगा। तो अगर मैन्युफैक्चरर हमें देता है देन वी कैन फाइंड दैट वैल्यू। बट यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, why only 60%, why only 50%? ये मेरा मेन क्वेश्चन था कि Sir, मशीन I have हमेशा one question. हमारा ना 100% पे चलेगा। जस्ट लेट मी कंप्लीट। मशीन जो है हमारा ना कभी 100% पे चलेगा, ना 80 पे चलेगा, 90 पे चलेगा। तो एक इंटीग्रेट किया गया। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या, अलग अलग परसेंटेज पे हम निकाल लेते हैं। हाँ, एक तो कैटेगराइज कर लिया 4 पॉइंट पे कि 100 पे क्या है, 75 पे क्या है, 50 पे क्या है और 25 पे क्या है। इन सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, सबको उसके आवर्स ऑफ अकरेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करके उसको ऐड कर देते हैं, तो हमें IPLV मिल जाएगा। यस, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेरीज। Let's say, for example, my chiller is about 500 ton, but by force from the chiller controller, I'm running the chiller at 75% load. But my ambient is high, is let's say is 95 degrees. Right. So what will be my chiller consumption? It is the same as the 100% load, or it will be reduced? Because COP is different percentages based on the ambient and based on the chiller load. But I'm running the chiller on by force on 75% load. Okay. What about the power consumption? I got your point. देखिए इन्होंने क्या पूछा, what he had asked, it is just asked that he is running his machine at 75% load, but the ambient is 95 degree Fahrenheit. अभी जो हमने ये कंडीशन डिस्कस किया, दिस कंडीशन इट इज फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर आप इसको आप अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग करते हैं तो दैट विल बी योर NPLV। उसे हम NPLV कहते हैं, जो कि अभी मैंने नीचे के स्लाइड्स में यहाँ लिखा है। NPLV क्या होता है? दैट इज नॉन स्टैंडर्ड पार्ट लोड वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये 95 की जगह पे 110 ले लेते हैं, तो 110 जब हो गया तो न्यू दिल्ली का जो आउटसाइड टेम्परेचर वो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये वाला वैल्यू 110 होगा, उसके नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, उसमें से मैं क्या करूंगा 15 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप करूंगा। तो 110 में से 15 करूंगा तो ये 95 होगा, फिर 15 का ड्रॉप करूंगा, फिर ये 95 से 15 का ड्रॉप करूंगा तो ये 80 होगा, और उसके बाद फिर 10 का ड्रॉप करूंगा, ये 70 होगा। तो 110, 95, देन इट इज योर 80 और 70, ये वाला वैल्यू हमें मिल गया। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो अब मेरा COP होगा इट विल बी A1, B1, C1, D1। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर का पावर चेंज हो गया। तो अब आपको यहाँ 75% लोड पे आप चला रहे हैं। अब आपका जो भी एम्बियंट आप रखना चाहते हैं वो आप एम्बियंट रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको COP का वैल्यू मिल जाएगा। सो देयर विल बी लेस पावर कंजम्पशन, उस केस में भी लेस पावर कंजम्पशन होगा। गॉट माय पॉइंट? जो मैंने एक्सप्लेन किया, हमने क्या किया, ये इस कंडीशन पे अगर किसी चिलर को हम देखेंगे तो वो हमारा IPLV होगा। लेकिन अगर इसी कंडीशन को हम अपने साइट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इफ दिस कंडीशन बोथ आर सेम, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट दैट इज सेम, बट अगर हम तो एक कंडीशन करेंगे तो इट विल बी साइट कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो इट विल बी आवर NPLV। Sir, I have one more question regarding the chiller full load hours. Is there any for chiller full load hours calculations? फुल लोड आवर्स आपको निकालना है। फुल लोड आवर्स दैट इज योर ऑपरेशनल आवर्स, दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग कि वो कितना टाइम वो चलेगा। दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग। चिलर चलेगा फुल लोड पे, फुल कंप्रेसर, फुल कैपेसिटी पे, लाइक in energy calculation where they are considering 3000 hours, 4000 hours, like this equivalent full load hours. Okay. Is there any way to calculate equivalent full load hours for the chillers? Equivalent full load hours, देखिए its calculation will be depending upon the value of operational hours। जब तक क्लाइंट के एंड से हमें ये नहीं पता चलेगा कि up to what conditions the chillers will run,
कभी कभी क्लाइंट क्या कहता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री हो जाता है, देन जस्ट शट ऑफ द चिलर, वी डोंट वांट द एचवीएसी सिस्टम टू रन। वैसे सिस्टम में एचवीएसी सिस्टम रन नहीं करना चाहिए। देन इन दैट केस हम क्या करेंगे, वी विल सॉर्ट आउट कि हमारा जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, चिलर विल बी शट डाउन। तो नाउ आवर्स को कैलकुलेट कर लेंगे बेस्ड अपॉन द वेदर डेटा, और उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकाल लेंगे कि ऑपरेशनल आवर्स क्या है, दैट इज आवर इक्विवेलेंट ऑपरेशनल आवर, वही हमारा इक्विवेलेंट ऑपरेशनल आवर हो जाएगा। सो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आवरली बेसिस का डेटा होना चाहिए। इंडिया में क्या करते हैं, वी विल बी यूजिंग वन सॉफ्टवेयर दैट इज योर वेडको। वेडको सॉफ्टवेयर हम किस लिए यूज करते हैं, वेदर डेटा के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या है कि आवरली बेसिस में हमें हर लोकेशन का, मेजर सिटीज का डेटा है कि ड्राइबल टेम्परेचर ऑन 1st of January एट 12 मिडनाइट क्या था, 1 AM क्या है, 2 AM क्या है, इसी तरीके से करते हुए 31 जनवरी तक, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, 31 दिसंबर तक। सो टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो है 8760 आवर्स जो है, उसमें क्या ड्राइबल टेम्परेचर होगा आवरली बेसिस पे, वो हमें मिल जाएगा। और जैसे अगर हमें ये मिल जाता है तो वहां से हम इजिली निकाल सकते हैं कि अगर इस कंडीशन के बिलो जाते हैं और हमारा चिलर शट डाउन हो जाता है, हमें चिलर को शट डाउन करना है, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स वी कैन कैलकुलेट। So equivalent number of hours, it will be calculated from the application to application. It depends upon the application to application and its operational requirement that we receive it from the client end, जो हमें client end से मिलता है, जो operational requirement है। Is this clear? That's great. That's great. What is the name of the software, sir? Vedco. For the weather data. That is a Vedco. yeah, Vedco. Okay, It is developed by TERI, TERI, TERI and Power Group. These two organizations have developed this database. That is not a software. What we can't say it is software. It is just a database collection. और उसमें क्या hourly basis पे, not only drivable temperature, we will get the wet bulb temperature also, we will get the dew point temperature also, humidity ratio, wind, pressure, rainfall, all the things that we will get in that particular software. Okay. this is available only for India or internationally? As of now, this software, it is applicable for India only. But if you want it for the international, so there are some other agencies, ASRE, like ASRE, they have a one software, one portal that they have, that is your asre-meteo.info. अगर आप इस पोर्टल पे जाएंगे asre-meteo.info, तो उस पेज पे आपको क्या मिलेगा, एक मतलब इस लिंक पे आप अगर when you click it, so you will get one page where you can search the any location of the entire globe, उसका आपको ये सारे values वहां पे मिल जाएंगे। From there you can get all these values. Okay, what is the maximum drivable temperature, minimum drivable temperature, and the same can be calculated from the hourly analysis program software also. एक software है hourly analysis program, जिसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी तरीके का hourly basis का data हमें मिल जाएगा किसी भी location का। So HAP software से भी हम globally calculate कर सकते हैं किसी और location का भी hourly basis data. Is this clear? Yeah, that's great. Since this is very important part of this webinar, so you can ask your question right now for this IPLV and NPLV. अगर ये सारा condition जो अभी मैंने यहाँ पे शो किया है, that is 95, 80, 65 और 55, इन सब को अगर हम अपने साइट कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, so that will be our NPLV, that is your नॉन स्टैंडर्ड पार्ट लोड वैल्यू। वो नॉन स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया, एयर कूल्ड के लिए ये, वाटर कूल्ड के लिए ये, और अगर साइट कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो हमारा NPLV हो जाएगा। इज दिस क्लियर? Okay, now let's proceed ahead where NPLV stands for the non-standard part load value. चिलर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि कौन सा चिलर हमारे लिए बेहतर है, वेदर इट इज योर और एयर कूल्ड चिलर और वाटर कूल्ड चिलर, जो भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा चिलर हमारे लिए बेहतर है, वेदर इट इज आवर एयर कूल्ड चिलर और वाटर कूल्ड चिलर, या कंप्रेसर के बेसिस पे हमने देखा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्लाइंट की प्रेफरेंस क्या है। क्लाइंट की प्रेफरेंस, समटाइम्स व्हाट हैपन, क्लाइंट ही हमें ये कह देता है कि वी हैव टू गो विद द वाटर कूल्ड चिलर और वी हैव टू गो विद द एयर कूल्ड चिलर। तो वी विल गो विद दैट, कि क्यों, क्लाइंट ने अपना सारा एक्सेस कर लिया कि व्हाट इज द स्पेस अवेलेबिलिटी, व्हाट इज द वाटर अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंगली उसने ये डिसाइड कर दिया कि वो किस तरह का चिलर्स को प्रेफर करेगा, दैट इज द क्लाइंट प्रेफरेंस। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे फिजिबिलिटी।
वी विल चेक द फिजिबिलिटी एज पर द मार्केट अवेलेबिलिटी, कि मार्केट अवेलेबिलिटी में हमें क्या क्या फिजिबल है, वेदर हम एयर कूल्ड स्क्रू चिलर ले सकते हैं, या एयर कूल्ड स्क्रॉल ले सकते हैं, या एयर कूल्ड वाटर कूल्ड स्क्रू ले सकते हैं, वाटर कूल्ड सेंट्रीफ्यूगल ले सकते हैं, या वाटर कूल्ड मैग्नेटिक ले सकते हैं, जो 5 हमने इंपॉर्टेंट चिलर्स के टाइप पढ़े। जब उनमें से 2-3 ऑप्शन निकल के आ गए, देन व्हाट वी विल डू, अगर 2 ऑप्शन भी अगर हमें मिल जाता है, देन वी विल डू अ टेक्नो कमर्शियल कंपैरिजन। हम क्या करेंगे, एक चिलर का टेक्नो कमर्शियल कंपैरिजन प्रिपेयर करेंगे। टेक्नो कमर्शियल मतलब टेक्निकल कंपैरिजन होगा, जिसमें चिलर्स के सारे टेक्निकल डिटेल को हम कवर अप करेंगे, जैसे कूलिंग कैपेसिटी हो गया, सीओपी हो गया, आईकेडब्ल्यू पर टीआर हो गया, आईपीएलवी हो गया, कंप्रेसर के टाइप हो गए, नंबर ऑफ कंप्रेसर्स हो गए, इवेपोरेटर का टाइप, देन we will see condenser ka type, condenser fan is there, expansion valve type, so all the technical thing it will be compared, that is the technical comparison. then उसके बाद हम क्या करेंगे, commercial comparison करेंगे। commercial comparison में क्या है, commercial comparison के अंदर हम उसके रेट्स को, प्राइस को कंपेयर करेंगे। the first thing that we have here, that is our कैपिटल कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं चिलर का कॉस्ट है, तो उस कॉस्ट को कंपेयर करेंगे कि एक एयर कूल्ड चिलर और एक वाटर कूल्ड चिलर के कॉस्ट में क्या वेरिएशन है। देन वी विल कंपेयर विद द दैट इज ऑपरेशनल कॉस्ट, जिसे हम ओपेक्स कहते हैं, दैट इज जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, वो हम कैसे कंपेयर करते हैं। अब उस चिलर को रन करने के लिए मुझे पावर में क्या कंजम्पशन देना होगा, व्हाट इज द पावर कंजम्पशन इन दैट, सो दैट वी विल सी इन दैट। ओके, so that is the operational expenditure। उसके बाद जो हम आगे प्रोसीड करेंगे, that is based upon that हम चिलर को डिसाइड करेंगे कौन हमारा चिलर जो बेस्ट चिलर है, that is based upon capital cost and operational cost। तो ये पूरा कॉस्टिंग का पार्ट हो गया, तो कमर्शियल पार्ट हो गया, और एक हमारा हो गया टेक्निकल का पार्ट। इसके साथ साथ हम लॉजिस्टिक पार्ट भी देखेंगे कि डिलीवरी टाइम क्या है, डिस्पैच टाइम क्या है, all these things we will see here। so इन सब से हमें ये डिसाइड हो जाएगा कि हमारा चिलर जो है वो कौन सा चिलर हमारे लिए बेस्ट चिलर है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और यही एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो हम लोग इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं, वेदर वी हैव टू सेलेक्ट, वी हैव टू चूज बिटवीन 2 डिफरेंट ब्रांड्स, और वी हैव टू चूज बिटवीन 2 डिफरेंट मॉडल्स। So comparatively, which will be the best for 2 different types or 2 different variants in concept? Yes. So which will be the most energy efficient one? Do you have any query? Yeah, which will be the most? Yeah, which will be the most energy efficient one? Okay, since I got your point. Which will be the more energy efficient, as I have discussed here, water cooled magnetic chiller, it will be more efficient। उससे कम जो है वो सेंट्रीफ्यूगल चिलर होगा, उससे कम वाटर कूल्ड स्क्रू चिलर होगा, उससे कम एयर कूल्ड स्क्रू चिलर, और उससे पहले जो एयर कूल्ड स्क्रॉल चिलर आएगा। सो दिस इज द सीक्वेंस इन विच द परफॉर्मेंस इज देयर। सबसे ज्यादा जो पावर कंज्यूम करेगा वो एयर कूल्ड स्क्रॉल चिलर है, फिर एयर कूल्ड स्क्रू चिलर उससे कम करेगा, फिर वाटर कूल्ड स्क्रू चिलर, फिर वाटर कूल्ड सेंट्रीफ्यूगल चिलर, एंड देन द लास्ट वन दैट वी हैव, दैट इज द वाटर कूल्ड मैग्नेटिक चिलर, जो सबसे कम पावर कंज्यूम करेगा। So lesser power consumption is there in water cooled magnetic chiller. Its IKW per TR, it will be nearly around 0.53, तो मतलब 0.53 किलोवाट पर टन वो पावर कंज्यूम करेगा। Is this clear? Yes. Sir, I just have a question. Yes. Actually, I'm just asking, is it important thing for the load calculation before the proceeding or the selection of the chiller? डेफिनेटली ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया नाउ-ए-डेज। अर्लियर क्या होता था, जो कंपटीशन है वो होता था टेक्निकल पार्ट पे, कि किसका चिलर में कौन सा प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर है, कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर नहीं है। बट नाउ-ए-डेज व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज मोर और लेस सबके चिलर्स के कॉस्ट सेम आ रहे हैं। सो फोकस जो टेक्निकल मतलब कमर्शियल में जो कैपिटल कॉस्ट है उस पर कंपैरिजन नहीं हो पा रहा था किसी भी चिलर का, और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कैपिटल कॉस्ट से ज्यादा हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल एक 100 टीआर का चिलर है और उसे हमें 1 साल तक रन करना है, 10 घंटे डेली चलाना है, सो अप्रोक्सीमेटली ऑपरेशनल कॉस्ट विल बी अराउंड 12 मिलियन। सो ऑपरेशनल कॉस्ट में सेविंग दिखाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ-ए-डेज। एक चिलर है, एक चिलर को अगर हम 1 साल में
5 लाख रुपए भी बिजली के बिल में सेव कर लेते हैं तो 10 साल में would be saving 50 lakh rupees. That is a very huge amount. That's why this is very much important. Oh, great. Thank you. Okay. So let's move ahead to the last part of this webinar. हमने as we have mentioned कि हम मैग्नेटिक चिलर्स के कुछ एडवांटेजेस देखेंगे जो कि स्क्रू या सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स के ऊपर से हैं. सो फर्स्ट एडवांटेज कि इसके अंदर जो यूनिट कंट्रोल वाटर जो टेम्परेचर पे कंट्रोल है वो बहुत एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द अदर चिलर्स. मतलब 0.1 डिग्री सेल्सियस से लेके और जो हमें यूनिट का टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस तक का हो जाता है. तो इतना टेम्परेचर एक्यूरेसी इसके अंदर मिलता है जो सेंट्रीफ्यूगल या स्क्रू चिलर्स के अंदर नहीं मिलता है. ओजोन लेयर में कोई डैमेज नहीं करता, ऑल दिस थिंग्स. तो सेकंड थिंग इज दैट IPLV जो है इंटीग्रेटेड पार्ट लोड वैल्यू, पार्ट लोड पे इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है. इट इज गोइंग अप टू 10 एट द IPLV और 13 तक भी चला जाता है, ओवर 13 ऑल्सो. ठीक है. Next one is that the whole unit has no oil supply. इसके अंदर कोई भी oil का system नहीं है. Though there is no oil system is there. So in that case, that is the more benefit कि मुझे कोई oil का charging नहीं करना. All these things it is required in this. So that of this particular chiller कि इसके अंदर we don't have any oil system. The whole unit has no oil system, which fundamentally solves our problem. For the system oil return का जो प्रॉब्लम था उसको ये सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट थिंग है नॉइज लेवल. नॉइज लेवल जो है मैग्नेटिक कंप्रेसर बहुत ही कम नॉइज लेवल प्रोड्यूस करता है. इवन अगर आप किसी एयर कूल्ड स्क्रू या वाटर कूल्ड स्क्रू चिलर्स के बिहाइंड पे वाटर कूल्ड चिलर के डिवाइस के जस्ट एडजेसेंट में इफ यू आर स्टैंडिंग देन एट दैट टाइम यू विल फील सो मच नॉइज देयर. सो दैट इज अराउंड 87 dB डेसिबल. बट अगर आप मैग्नेटिक चिलर्स के बिहाइंड में खड़े होते हैं यू विल फील दैट देयर इज वेरी लेस नॉइज, मींस यू आर जस्ट एट अ वेरी साइलेंट प्लेस. तो आपको इस तरह का फीलिंग आएगा. दैट इज बिलो 76 dB है. Okay, now let's move to the few more advantages. This is the last slide that we are having for this webinar. कि इसमें जो power starting current of unit is very small, only 2 amperes. That is almost very less as compared to the other chillers. उसके बाद जो है स्टार्टिंग करंट, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये बताना कि स्टार्टिंग करंट इसमें कम रिक्वायर्ड है. कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, बहुत कम एरिया में आ जाता है. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट नाउअडेज द स्पेस कंस्ट्रेंट इज वेरी मच कॉमन. बहुत कॉमन है स्पेस कंस्ट्रेंट की. स्पेस नहीं है सर इस तरह के चिलर्स को यूज करने के लिए. सो दैट इज द मोर बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर चिलर. ठीक है. हेलो. उसके बाद Modbus इसमें अवेलेबिलिटी होती है. जस्ट लेट मी कंप्लीट फ्यू पॉइंट्स आर देयर देन यू कैन कम अप विथ योर क्वेरीज. ओके. Modbus है. Modbus मतलब जिसकी कनेक्टिविटी जो है इट कैन बी डन विद द Modbus, LANwork एंड बैकनेट. किसी के साथ हम कनेक्ट करके इसको सर्वर पे ले सकते हैं और आसानी से इसके दे सकते हैं. नॉइज लेवल के साथ साथ इसके अंदर एक और पार्ट है, इट इज द वाइब्रेशन लेवल. तो वाइब्रेशन लेवल भी बहुत कम होता है. तो ड्यू टू द दैट इज इसके अंदर मैग्नेटिक आइसोलेटर पैड लगाए जाते हैं. आइसोलेशन पैड विल बी देयर सो दैट विल रिड्यूस द वाइब्रेशन आल्सो. तो नॉइज लेवल भी कम होता है, वाइब्रेशन भी कम होता है. इसमें आप कैपेसिटी जो है इनफाइनाइट कैपेसिटी एडजस्टमेंट, मतलब आप 10% से लेके 100% तक के बीच में कोई को रन कर सकते हैं. दैट इज द other benefit. Okay, so this is all about this particular webinar. Now you can ask any query which I have discussed from starting to end. Sir, I have one question regarding the. You can ask one by one, or it's better you can ask in the chat box. I will try to revert it. But you can unmute yourself only one by one, maximum. Sir, actually, I'm asking about this magnetic type chiller, meaning what will be the ranges of the magnetic type chiller capacity, from which capacity it's available in market? Okay, it's available from generally सारे ब्रांड को अगर हम क्लब करके देखेंगे तो 200 से लेके ऑलमोस्ट 1000 TR तक के रेंज में आपको मैग्नेटिक वाटर कूल्ड मैग्नेटिक चिलर्स मिल जाएगा. सारे ब्रांड को लेके मैं कह रहा हूँ. किसी ब्रांड में 200 से 800 तक है, किसी ब्रांड में 300 से लेके 700 तक है. तो इसी रेंज में आपको मिलेगा. दैट इज फ्रॉम 200 to 1000 और 800 900 इसी के रेंज में आपको मिलेगा. Okay. Sir, brand.
Which brand? सारे ब्रांड में मिलेगा. You will get that chillers in Carrier, Trane, York, Johnson Control, Hitachi, Clivet, Midea. In India, Voltas, Blue Star. Voltas, Blue Star. These two companies are there. The Indian companies जो सर मैग्नेटिक चिलर इंडिया में कैरियर का है क्या? देखिए इंडिया में कैरियर का है कि नहीं, तो अगर कैरियर में इंडिया का कहने का मतलब यह है कि वी कैन इंपोर्ट दैट प्रोडक्ट. अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा तो वी कैन इंपोर्ट दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द यूएसए इटसेल्फ और चाइना इटसेल्फ. जनरली जो है कंप्रेसर जो है वो नॉर्मली क्या करते हैं लोग आउटसोर्स करके लेते हैं. डैनफोर्स के कंप्रेसर ज्यादा यूज करते हैं इन केस ऑफ मैग्नेटिक. Sir, where should we prefer the air cooled chiller? Could you please open that slide? Right. Sir, for magnetic chiller, VFD is required. For magnetic chiller, what is required? A variable frequency type is required. VFD is required or not? Definitely for magnetic chillers also we can go with the VFD, जिसके अंदर हम कैपेसिटी कंट्रोल जो करेंगे वो उसी के थ्रू करेंगे. Yes, you are asking about something which is related to the magnetic chiller or non-VFD. Just hold on. Let me finish this one. The person who has asked something which is related to this profile. Yes, Mr. Ahmed, actually I just want to ask, कुछ साइटें ऐसी होती हैं जहाँ पर we do not have the water, so that we should go to the air cooled chiller only. But the thing is, वहाँ के जो air होती है ना, that is some fumes that our air cooled chiller also spoil very fast. You have what? You have जो like जैसे कहीं से मान लो कोई गंदा नाला गया हुआ है, like वहाँ पर क्या है कि air उससे क्या होगा. हाँ, इन दैट केस अगर एक गंदा नाला है तो SO2 का परसेंटेज वहां पे इंक्रीज हो जाएगा. और जब उस एरिया में जब SO2 का परसेंटेज इंक्रीज होगा तो इन दैट केस क्या होगा, हमारे कॉइल के ऊपर कोरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे. एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं इसको लेके बताऊं. आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद नॉर्मल एग्जांपल. अगर आप किसी एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे डर्टी वाटर इज फ्लोइंग या नाला या कुछ इस तरीके का है, तो यू विल फील कि आपका विंडो एसी या स्प्लिट एसी बहुत जल्दी लीकेज हो रहा है उसके अंदर. वो इसलिए लीकेज हो रहा है क्योंकि वहां पे SO2 का परसेंटेज ज्यादा हो गया, जिसके कारण लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डू द सेम चीज करना होगा जो वाटर कूल के केस में मैंने बताया था, कि हमें वहां पे क्या करना होगा, कॉइल के ऊपर DCC कोटिंग मतलब एंटी क्रोजिंग एक कोटिंग आता है, वो कोटिंग कराना होगा जिससे हम क्रोजन के चांसेस को कम कर देंगे. काइंडली म्यूट योर डिवाइसेस. अदर्स who are not asking, please mute your devices. Let others to ask the queries. Sir, is possible to calculate the IPLV and NPLV for the inverter chillers? For the inverter chillers, yes, it is. देखिए चिलर्स तो इन्वर्टर ही आते हैं, मतलब जिसके अंदर इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर है जो अलग अलग कैपेसिटी पर रन कर सकते हैं, उसी को हम इन्वर्टर सिस्टम कहते हैं. इन्वर्टर सिस्टम उसी ही को कहते हैं जिसके कंप्रेसर अलग अलग पार्ट लोड पे रन कर सकता है. So that is what inverter. I'm talking about VFD chillers because it's working on the frequency. Yes. So you use कर सकते हैं. There is no issue in that. We have the option. We have the option for both, with VFD or without VFD. Water cooled screw chiller with VFD or without VFD. Both the options that we have. I asked many suppliers to provide the percentage load for the 100% and 75% and 50% for the inverters. They said it's not possible to give us the values. This is only available for the constant chillers, normal chillers. I will let you know why it is not possible, because these details are not available with the sales engineer. Since I have been handling the same thing, so for this detail we have to ask a factory. किसी particular model के लिए उसका 5-point test किया जाएगा. That is at 100%, 75%, 50% और 25%. और एक condition जो आप बताएंगे, that is the site condition. Accordingly उसका power consumption उस test के बाद जो आएगा वो आपको पता चलेगा. So since ये प्रोसेस करवाना पड़ता है, या तो ये प्री डिफाइंड कहीं से हो, पहले से हो, टेस्ट किया हो, तो वो डायरेक्टली लेके बता सकते हैं. अगर वो डिफाइंड नहीं है तो देन वी हैव टू आस्क इट फ्रॉम द फैक्ट्री साइड. सो इसलिए सेल्स वाले usually standard chiller is available in the catalog, but for the inverter chiller they said is not available. They said they have to request from the factory. Yes, that is what I am saying कि फैक्ट्री में एक आपका 5-point टेस्ट कराना होगा, उसके बाद ही ये वैल्यूज हमें पता चल पाता है.
So and for 1 point test it is costing so much, क्योंकि आप वहाँ पे एक वर्चुअल फैक्ट्री के अंदर टेस्टिंग बेड में एक वर्चुअल लोड को क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद वो चिलर का परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड देन वी विल हैव टू सी इस चीज को आप ऑब्जर्व करने के लिए। अगर देखिए, अगर मैन्युफैक्चरर नहीं दे रहे हैं, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि व्हाट यू कैन डू, अगर इफ द चिलर इज AHRI सर्टिफाइड, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉपी द मॉडल नंबर and search that whether that particular model, whether the part load performance is available on the AHRI website or not। तो वहां पे अगर आप उस मॉडल नंबर को सर्च करेंगे, अगर उस पे टेस्टिंग होगा तो वो रिपोर्ट आपको AHRI का रिपोर्ट मिल जाएगा, एंड फ्रॉम देयर यू कैन इजीली गेट दैट वैल्यू। अगर इफ इट इज अवेलेबल देयर, अगर इफ इट इज नॉट अवेलेबल देयर, देन यू हैव टू आस्क द मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ, you have to ask it from the because usually this values usually they are asking us to confirm the order first. Once we confirm, so they will make that testing and everything, and they will give us the only they can invest money. Yes, that is very much right. Because you know that clients usually and consultant, they are asking before ordering the chillers, because this they need all this exercise before ordering. Right, very much right. Dr. I have a question. Yes. Sir, you have discussed COP and LVP. So, is it important WER, basically energy efficiency ratio in the chiller factors? EER. This is what you are asking about. EER, energy efficiency ratio. Yes. Got it right. देखिए, the COP and EER both are same. India में No, I'm talking about basically is a okay. WER, most of the vacancy chiller for selection, but WER used for the energy efficiency ratio. So is it important thing for the selection of the chiller? Definitely. अभी ये बात मैंने बताया, these two are very much important. क्यों? क्योंकि एक चिलर का कॉस्ट अगर 20 लाख रुपीज है और उसके ऊपर आप ऑपरेशनल कॉस्ट में, पावर कंजम्पशन में आप 10 लाख रुपए एनुअली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो 10 साल में आप 1 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट पे, दैट इज ओनली ऑन रनिंग दैट पर्टिकुलर चिलर यू आर इन्वेस्टिंग। So that's why this is very much important. किसी का ऑपरेशनल कॉस्ट कम है तो that means कि आपको 10 साल में that chiller would be giving a huge saving in on your particular chiller. Okay. Anyone else have any queries? Since we have a very limited time slot also, if we have some time, then what we can do, hello, just give me one more अगर हमारे पास कुछ और टाइम होता, then I can explain this with a live example, किसी एक चिलर का परफॉर्मेंस लेके भी कर सकते, but since for this webinar we have a very limited time slot, so you can ask questions apart from the case studies. Okay, yes, Mr. Vineet sir.